मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति में हम अब पढ़ेंगे वियना कांग्रेस। ठीक है कि जब आपने नेपोलियन तो पढ़ ही लिया, नेपोलियन के बारे में उसका जीवन काल पढ़ा, तो जीवन काल में उसने बहुत सारे युद्ध करे। तो युद्ध के बाद उसका जब पतन हुआ तो पतन के बाद में अब क्या स्थिति रहती है यूरोप के और फ्रांस के। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब भी कोई युद्ध होता है तो उसके बाद में जब जैसे जो पराजित राष्ट्र है वो और जो विजित राष्ट्र है उनके मध्य एक संधि की जाती है। ठीक है, तो ये संधि करने के लिए वियना कांग्रेस का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जैसे जो विजित राष्ट्र थे उनके प्रतिनिधि आए और जो पराजित राष्ट्र था उसका जैसे फ्रांस पराजित हुआ तो उसके अंदर नेपोलियन तो मर चुका था। ठीक है, अब नेपोलियन के बाद में जो फ्रांस का जो प्रतिनिधि रहेगा, जैसे जो फ्रांस का प्रतिनिधि तेलरा बनता है तो तेलरा को बुलाया जाता है। ठीक है, तो जैसे ऑस्ट्रिया का चांसलर रहता है, इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति रहता है, और महत्वपूर्ण इसी वजह से मान सकते हैं कि भाई उसकी राजधानी, उसके राज्य की राजधानी वियना के अंतर्गत ये सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होता है ये कांग्रेस। ठीक है, वियना कांग्रेस, और इसके अंदर जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर रहता है वो रहता है मेटरनिक, उसका नाम रहता है मेटरनिक। और इंग्लैंड का इधर से प्रतिनिधि आ जाता है कैसलर है, और जो फ्रांस का तेलरा रहता है ये। ठीक है, रूस का जो जार शासक रहता है अलेक्जेंडर, और जो हार्डेनबर्ग रहता है वो प्रशा का प्रतिनिधि रहता है। ठीक है, तो ये सारे जो भी प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, अब ये इनके पास जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे या समस्या कह सकते हैं उनके समाधान के लिए ये लोग एकत्रित होते हैं। ठीक है, और इनके जो प्रश्न थे या समस्या कह सकते हैं तो ये कौन कौन से थे कि पहला तो था कि भाई जो फ्रांस ने जो अशांति, फ्रांस के अंतर्गत इतने टाइम से अशांति है उसको स्थायित्व और शांति में कैसे चेंज किया जाए। ठीक है, तो शांति स्थापित करने के लिए तो कार्य ये कांग्रेस का आयोजन किया गया। फिर दूसरा प्रश्न ये रहता है कि भाई जो फ्रांस ने जो यूरोप के अंतर्गत इतने टाइम से अशांति स्थापित कर रखी वो, और अब कोई अशांति का माहौल स्थापित ना कर पाए या अशांति ना क्रिएट कर पाए तो उसके लिए कोई स्थायी समाधान ढूंढे जाए। ठीक है, स्थायी कदम उठाए जाए, ये प्रश्न हो गया। अब तीसरा ये था कि भाई जो ये चर्च है तो इसकी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई तो चर्च को जो है, चर्च को पूरी तरह से एक तरह से नष्ट कर दिया गया, चर्च का जो प्रभुत्व था उसको नष्ट कर दिया गया, तो उसको पुनर्स्थापित कैसे किया जाए। ठीक है, क्योंकि जो मेजोरिटी में जो अनुयायी थे वो चर्च के थे। ठीक है, तो वो लोग चाहते थे, वो यूरोपीय जो अनुयायी थे, चर्च के अनुयायी थे, वो लोग चाहते थे भाई इसकी शक्ति को पुनर्स्थापित किया जाए, और उनको उनकी जो चर्च की जो पॉप है उसके पॉप की जो है नीतियों पर चलने की आदत हो गई थी, तो वो इस क्रांति को झेल नहीं पाए और इसी वजह से वो चर्च की शक्ति को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। फिर आता है कि जो नेपोलियन है उसके पराजय के बाद में जो उसके द्वारा युद्ध किए गए तो उससे विजित राष्ट्रों का नुकसान हुआ, उसके बहुत सारे क्षेत्र उसने अपने हिस्से में ले लिया था, तो अब उन क्षेत्रों को वापस से विजित राष्ट्रों को कैसे दिया जाए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और एक प्रश्न एक और था कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नारे दिए गए थे 3। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, और ये इनको बढ़ने से कैसे रोका जाए। ठीक है, क्योंकि अब जब इंग्लैंड है, स्पेन के भी कुछ मात्रा में उपनिवेश थे बट इंग्लैंड के तो वृहत मात्रा में थे, तो इनको ये डर था कि भाई अब ये समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व यहाँ क्रांति फैल रही है तो धीरे धीरे इसकी लहर पूरी दुनिया में फैलेगी, उनके उपनिवेश उनसे अलग ना हो जाए, क्रांति ना कर दे, बगावत ना कर दे, तो इसका डर था इंग्लैंड को, और भी जो औपनिवेशिक जो राज्य स्थापित करने वाले जो बड़ी शक्ति थी उनको ये डर था। ठीक है, तो ये भी ये सोच रहे थे भाई इस क्रांति को कैसे यहीं पे दमन किया जाए, तो इसके लिए ये था कि जरूरी 3 सिद्धांत अपनाए गए कि भाई एक तो था वैधता का सिद्धांत, एक क्षतिपूर्ति का सिद्धांत और एक शक्ति संतुलन का सिद्धांत। वैधता के सिद्धांत से कि वेद, इनके हिसाब से वैध शासन था पूर्व वंश का शासन, जो लुई शासक थे ना, जैसे लुई 14, लुई 15, लुई 16, तो उनके शासन जो उनका वंश था पूर्व वंश, उसी को फिर से फ्रांस के अंतर्गत स्थापित करना चाहते थे ताकि ये जो क्रांति है यहीं पे दमन हो जाए, और इसके जो नारे हैं, उद्देश्य है समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, ये और देशों में ना फैले। ठीक है, और दुनिया में ना फैले, तो ये वैधता का सिद्धांत मतलब क्या हुआ, जो वैध जो शासन है उसी को फिर से फ्रांस की सत्ता पर स्थापित किया जाए, मतलब पूर्व वंश। ठीक है, दूसरा आया शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन कैसे भाई, शक्ति संतुलन राजनीति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। इसके माध्यम से क्या होता है कि कोई भी राष्ट्र इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे राष्ट्र, जो दूसरे पिछड़े या विकासशील राष्ट्र है उन पर हावी हो जाए। जैसे वर्तमान के अंतर्गत हम देख सकते हैं, इधर चाइना का बढ़ता प्रभुत्व है और उधर अमेरिका, रूस। ठीक है, रूस तो वैसे हमारा मित्र राष्ट्र है, परंतु अमेरिका का प्रभुत्व जो है उसको विचार में लेकर जो है भारत की नीतियां रहती है, भारत की विदेश नीति। तो खैर ये करंट का टॉपिक है, हम वापस इसी पे आते हैं। तो शक्ति संतुलन में क्या होता है कि कोई भी एक राष्ट्र की शक्ति इतनी हावी नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरे राष्ट्रों पर अंकुश लगा सके, उनको कुचल सके। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग इस मतलब
मतलब ये प्रबंध करने के लिए करने के बारे में सोच रहे थे कि फ्रांस की शक्ति को आगे बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि नेपोलियन के वक्त में क्या हुआ था, नेपोलियन विश्व विजेता बनने निकला था, सभी राष्ट्रों को अपने अधीन करने चला था, तो आगे फ्यूचर में जाके फ्रांस जैसी शक्ति ना बने। ठीक है, इसी कारण से ये एक डिसीजन लिया गया कि फ्रांस के जो आसपास के जो छोटे मोटे राज्य हैं उनको एक कर दिया जाए और उनको एक करके एक राष्ट्र बना दिया जाए, भाई इसके बराबर, इसके समकक्ष रहे, ताकि फ्रांस आगे चलकर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, शक्ति असंतुलन ना हो। ठीक है, फिर आया क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि जो राष्ट्रों के जो इसने क्षेत्र इसने हड़प लिए थे नेपोलियन ने या फ्रांस ने, वो राष्ट्र उनको वापस से लौटाया जाए। जैसे कि अभी बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया के द्वारा पहले लिया गया था, तो बेल्जियम को ऑस्ट्रिया ने छोड़ दिया। ठीक है, बेल्जियम एक अलग स्वायत्त क्षेत्र बन गया, लेकिन ऑस्ट्रिया का नुकसान तो हुआ ही था, ऑस्ट्रिया को भी क्षतिपूर्ति देनी थी। तो इन राष्ट्रों ने निर्णय लिया कि भाई जो इटली का बड़ा प्रदेश है वो ऑस्ट्रिया को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और आप आफ्टरनून क्लास लेना न भूलेगा। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या निर्णय वियना कांग्रेस के द्वारा लिए गए, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।